हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड स्ट्रेटजीज। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द अपकमिंग आईपीओ ऑफ गोल्ड डिजिट इंश्योरेंस कंपनी और वी शुड जस्ट अवॉइड द आईपीओ। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कंपनी की बेसिक्स के बारे में कि कंपनी एग्जैक्टली किस डोमेन में काम करती हुई दिखती है। इसके बाद हम लोग फाइनेंशियल्स के ऊपर जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फर्दर फ्यूचर पैन आउट हो सकता है अगर बात की जाए डिजिट इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी की। तो फटाफट से चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कंपनी किस डोमेन में काम करती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये समझ लेना जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं एक स्टार्टअप है और कंपनी करेंटली जो वैल्यूएशन के हिसाब से ट्रेड कर रही है उससे पता चलता है गो डिजिट इंश्योरेंस जो कंपनी है वो एक यूनिकॉर्न कंपनी है। उसका जो ओवरऑल वैल्यूएशन है इन द स्टार्टअप इंडस्ट्री वो ओवरऑल देखा जा रहा है $multi-billion के आसपास का। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये क्लियर कर लेनी है कि ये कोई ट्रेडिशनल कंपनी नहीं है, एक डिसरप्टिव माइंडसेट से आती हुई कंपनी, एक स्टार्टअप कंपनी आप इसे बोल सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो आपको दिखेगा नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करवाती है। फॉर एग्जांपल ऑटो इंश्योरेंस हो गया या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। इसके अलावा बिजनेस प्रोडक्ट इंश्योरेंस भी कंपनी करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टीपल अदर सॉल्यूशन भी कंपनी प्रोवाइड करती है इन द नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, बट मेनली कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो आपको दिखेंगे ऑटो इंश्योरेंस सेक्टर में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी का मेन फोटे क्या है, कंपनी का मेन मोटिव क्या है। तो कंपनी का मेन मोटिव यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है डिजिटली कंपनी को। तो कंपनी का सीधा सा सिद्धांत ये है कि क्लेम से लेकर सेटलमेंट तक जो भी इंश्योरेंस का पूरा प्रोसेस है वो डिजिटली सेटल्ड होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ऑटो हेल्थ एज वेल एज बिजनेस प्रोडक्ट इंश्योरेंस मेनली कंपनी इस तरीके के इंश्योरेंस करती है। इसके अलावा बाकी वर्टिकल्स में भी कंपनी डेफिनेटली अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो रिलेटिवली थोड़ा न्यू है। कंपनी जो रजिस्टर हुई है वो रजिस्टर हुई है 2017 में। इसके बाद कंपनी अभी तक ऑलमोस्ट 3 करोड़ इंडियंस को सर्व कर चुकी है। तो अभी तक आप लोगों ने बेसिक डिटेल सब्जेक्ट गोल्ड डिजिट इंश्योरेंस कंपनी क्या काम करती है, कितने लोगों को कंपनी ने सर्व कर चुकी है, कितने क्लाइंट्स यहाँ पे कंपनी के रह चुके हैं। तो चलिए फटाफट से चलते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल्स। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कंपनी बेसिकली किस वर्टिकल में काम करती है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप फटाफट से बात कर लेते हैं गोल्ड डिजिट आईपीओ की एक्जैक्टली कितने शेयर यहाँ पे फ्रेशली इशू हो रहे हैं और कितने शेयर यहाँ पे ओएफएस के थ्रू या फिर ऑफर फॉर सेल जैसा कि हम लोग समझते हैं उसके थ्रू ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जाना कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस डोमेन क्या है, कंपनी कितने लोगों को सर्व कर चुकी है, कंपनी का ओवरऑल मोटो क्या है। अब हम लोग जानते हैं कंपनी का जो मोटिव है फंड्स को पिक करने का क्या है। देखिए कभी भी हम लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है, अगर वो फ्रेश फंड्स इकट्ठे करना चाहती है तो वो एक्जैक्टली किस एक्सपेंडिचर के लिए लेना चाहती है, क्या उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है। जब तक हम लोग को ये नहीं समझ में आएगा कि कंपनी एक्जैक्टली किस वर्टिकल में एक्सपेंड करना चाहती है, अपने फंड्स को यूज करना चाहती है, वो पैसे जो कि हम लोग देने वाले कंपनी को, तब तक वो कन्विक्शन डेफिनेटली लैक करता है कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर आईपीओ और वी शुड जस्ट अवॉइड इट। तो यहाँ पर जो फ्रेश फंड्स है वो यूज होते हुए दिखेंगे आपको। डिजिटल स्पेस में कंपनी जो एक्सपेंशन करेगी वहां पर यूज होते हुए आपको दिखेंगे जो भी फ्रेशली फंड्स कंपनी को रिसीव होंगे थ्रू दी आईपीओ। इसके अलावा ओमनी चैनल प्रेजेंस के लिए भी कंपनी इन फंड्स को यूज करने वाली है। ओमनी चैनल प्रेजेंस का मतलब है फिर चाहे वो डिजिटल हो गया या फिर हो गया नॉन डिजिटल सेगमेंट। ओवरऑल कंपनी हर वर्टिकल में एक्सपेंड करना चाहती है तो उसके लिए भी कंपनी को कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो फंड्स को फाइनेंस करा जा रहा है आईपीओ के थ्रू। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो फंड्स जाएंगे इन दो डेवलपमेंट के लिए मेनली जा सकते हैं। तो आप फटाफट से जान लेते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स क्या है। देखिए कभी भी हम लोग किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं या फिर किसी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं वेदर फॉर अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या फिर फॉर द इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर आईपीओ, उस केस में मान ली जानना बहुत ही जरूरी है कि प्रमोटर्स एक्जैक्टली कंपनी के हैं क्या, वेदर दे कम फ्रॉम अ वेल रेप्यूटेड सिनेरियो या फिर प्रमोटर्स को लेकर कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। अगर प्रमोटर्स डिस्प्यूटेड है, उनको लेकर क्लैरिटी नहीं है, तो डेफिनेटली वी शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर कंपनी या फिर बात की जाए आईपीओ की। तो जो यहाँ पे प्रमोटर्स देखे जा सकते हैं कंपनी के, तो वो है नंबर 1 वेटरन कमलेश गोयल जी, जो कि यहाँ पे लीड करते हुए दिखते हैं गोल्ड डिजिट इन्फोटेक में। साथ ही साथ में हमें देखने के लिए मिलता है ओपन वेंचर्स ने भी यहाँ पे प्रमोट किया कंपनी को। इसके अलावा जो थर्ड प्रमोटर है वो है एफएल कॉर्पोरेशन। तो ओवरऑल जो 3 प्रमोटर्स है मेन उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, कमलेश गोयल जी एज वेल एज ओपन वेंचर्स एंड एफएल कॉर्पोरेशन। अब आप लोगों को और डिटेल में जाना है प्रमोटर्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, देन डेफिनेटली आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं और वहां पर जाके आप लोग प्रमोटर्स के बारे में और डिटेल में समझ सकते हैं। तो देखिए आप बात कर लेते हैं कि एक्जैक्टली आईपीओ को कौन लेके आ रहा है, कौन यहाँ पे मर्चेंट बैंकर की तरह काम करते हुए देख सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, नोवामा वेल्थ हो गया, इसके अलावा एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। ओवरऑल हमें देखने के लिए मिल सकता है ये जो एंटिटीज है वो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स की तरह काम करती हुई दिख रही है। अगर बात की जाए कि आईपीओ का रजिस्ट्रार कौन है, तो वो यहाँ पे लिंक इन टाइम आपको देखने के लिए मिल जाता है आईपीओ का रजिस्ट्रार। तो अभी तक आपने डिटेल में समझा कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट, इसके अलावा कंपनी के प्रमोटर्स क्या क्या है, कंपनी का मोटिव क्या फंड्स को पिक करने का। इसके साथ ही साथ अभी हम लोगों ने समझ लिया कि कंपनी के मर्चेंट बैंकर कौन है, रजिस्ट्रार कौन है। अब हम लोग चलते थोड़े फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर और समझते हैं कि एक्जैक्टली हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वो ये रखता है कि वेदर वी शुड गो फॉर द इन्वेस्टमेंट और नॉट। तो चलिए चलते हैं फटाफट तो समझते हैं कि वेदर वी शुड गो फॉर द आईपीओ और वी शुड जस्ट अवॉइड इट। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में कि एक्जैक्टली कब यहाँ पे आईपीओ लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पर जो आईपीओ की डेट लॉन्च होने की वो है 15 मई से लेकर 17 मई 2024। तो यहाँ पर आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए
अलॉटमेंट इस टाइम फ्रेम में आपको अप्लाई करना है टू गेट द शेयर्स ऑफ आईपीओ। इसके साथ ही साथ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो अलॉटमेंट डेट है वो 21 मई एंड जो लिस्टिंग डेट है वो 23 मई। अब बात कर लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या है। अगर बात की जाए फेस वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर शेयर, तो यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलती है, वो देखने के लिए मिलती है 10 रुपीज पर शेयर। इसके अलावा यहाँ पे जो हमें शेयर प्राइस का बैंड देखने के लिए मिलता है इन द अपकमिंग आईपीओ, वो हमें देखने के लिए मिलता है 258 से लेकर 270 रुपीज पर शेयर। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में समझाया था कि कंपनी फ्रेश इशू भी कर रही है शेयर्स का, इसके अलावा ओएफएस को भी लेके आ रही है। तो ओवरऑल कंबाइन करके जो कंपनी यहाँ पे नेट फंड्स को इनटेक करना चाहती है वो करना चाहती है अराउंड 2600 CR। यहाँ पर जो नेट आईपीओ का साइज हमें देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है 2600 करोड़ के आसपास। अब इस 2600 करोड़ में से जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कहने का मतलब ओएफएस के थ्रू यहाँ पे शेयर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो देखने के लिए मिलते हैं 547 लाख के आसपास, जिनकी जो नेट वर्थ है वो देखने के लिए मिलती है 1489 करोड़ या फिर 1489 करोड़ के आसपास आपको ओएफएस के थ्रू जो शेयर्स मिलेंगे उनकी आपको नेट वर्थ देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए फ्रेश इशू की, तो वो आपको देखने के लिए मिलेगा 413 लाख शेयर्स के आसपास, जिसकी नेट वर्थ निकल के आती है 1125 करोड़ के आसपास। अब आपको समझते हुए चलने जो ओएफएस है वहां पर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रही होती है। अगर मेरे पास शेयर्स है तो वो ट्रांसफर होंगे दूसरे के पास, नए शेयर्स नहीं बन रहे होते हैं। ऑन द अदर साइड अगर फ्रेश इशू की बात की जाए तो वहां पर डेफिनेटली क्या होता है, जो ईपीएस और इक्विटी दोनों में हमें डाइल्यूशन देखने के लिए मिलता है। तो कंपनी की जो एक शेयर की वैल्यू है वो डेफिनेटली वहां पर हमें डाइल्यूट होते हुए दिखती है अगर बात की जाए किसी भी फ्रेश इशू की इन एनी पर्टिकुलर कंपनी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कंपनी ने पोर्शन तो डिवाइड कर रखा है फ्रेश इशू में एज वेल एज ओएफएस में। हम लोग चलते हैं समझते हैं बाकी और डिटेल्स आईपीओ के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे कि रिटेल कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसके अलावा एचएनआई की इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या है। तो आप लोग देख सकते हैं रिटेलर्स की जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो है 14,960 से लेकर 1,94,480। इस बैंड में आप लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक लॉट खरीदेंगे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 14,960। इसके अलावा आप लोग मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 30 लॉट्स विच विल कॉस्ट यू अराउंड 1,94,480। अगर बात की जाए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की, वो लोग किस बैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो डेफिनेटली कर सकते हैं 2,09,440 से लेकर 9,87,360 या फिर 9,87,360। इस बैंड में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लॉट्स होने पड़ेंगे वो पड़ेंगे मिनिमम लॉट 14 लॉट्स एंड मैक्सिमम लॉट 66 लॉट। तो ओवरऑल आपने रिटेलर्स के लिए एचएनआईज के लिए लिमिट देख ली जो आईपीओ में आप एक सिंगल अकाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ ओवरऑल जो इशू आ रहा है वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो 10% है वो यहाँ पे रिटेल के लिए, इसके अलावा मैक्सिमम 75% यहाँ पे क्यूआईबीज के लिए रखा गया है जो कि हमें देखने के लिए मिलते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसके अलावा यहाँ पे जो एचएनआईज है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स उनके लिए यहाँ पे 15% के आसपास ओवरऑल साइज ऑफ आईपीओ रखा गया है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जो एंकर लिस्ट बनती है वो डेफिनेटली क्यूआईबीज में से ही निकल के आती है और जो ओवरऑल 40 से 45% जो क्यूआईबी की बुक है वहां पर हमें एंकर इन्वेस्टर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने समझा किस तरीके से कंपनी ऑपरेट करती है, क्या है बेसिक डिटेल्स आईपीओ के बारे में। अब हम लोग समझते हैं कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट, व्हाट इज द टेक ऑन द आईपीओ, किस तरीके से मैं सोचता हूँ इस आईपीओ के बारे में, उसके बारे में हम लोग फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो चीज यहाँ पे ध्यान में रखनी वही रखनी है, लॉस मेकिंग रही है। जी हाँ, डेफिनेटली कंपनी ने लॉस को बुक किया है बिफोर 2023। अगर बात की जाए FY 2023 से पहले तो कंपनी ने नेट में कहीं ना कहीं लॉस ही किया, कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रही है। इन द रीसेंट FY जो अपकमिंग FY है वहां पर आपको देखने के लिए मिलता है कंपनी ने क्या किया है, वहां पर डेफिनेटली कंपनी ने मार्जिनल प्रॉफिट्स किया, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं हुए बट डेफिनेटली वहां पे कंपनी टर्न हुई है प्रॉफिटेबिलिटी में, पहले लॉसेस कर रही थी। तो अगर बात की जाए कंपनी की लॉस वाली ईयर्स को एनालाइज करने का तो उसका तो कोई इशू डेफिनेटली नहीं बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2017 से लेकर 2023 का कोई भी एनालिसिस नहीं डाला हुआ है। डेफिनेटली अगर कंपनी अर्निंग नहीं कर रही है, लॉस मेकिंग है, तो वहां पर कोई भी तरीके की फाइनेंशियल एनालिसिस का कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। अब अगर बात की जाए 2023 के मार्जिनल प्रॉफिट्स के हिसाब से तो जो पी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है वॉपिंग ऑफ 680x। देखिए बहुत ही ज़्यादा महंगा निकल के आता है 680x। अगर पी रेशियो की बात की जाए तो डेफिनेटली क्या ही कंपनी इस पी रेशियो को जस्टिफाई कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये तो फ्यूचर ही बताएगा, बट अभी के लिए तो डेफिनेटली काफी महंगा लगता है 680 का पी रेशियो। तो ये तो कुछ कॉन्स हो गए कंपनी की जो हमने फटाफट से देख लिए थे। अब हम लोग बात करते हैं कि कंपनी की प्रोज क्या है। देखिए फाइनेंशियल पॉइंट पे तो डेफिनेटली कोई प्रोज आते हुए नहीं दिख रहे हैं खास, बट यहाँ पे अगर क्वालिटेटिव साइड की बात की जाए तो कंपनी टेलर मेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है अपने क्लाइंट्स को, जो कि एक यूनिक फैक्टर देखने के लिए मिलता है इन द इंश्योरेंस सेक्टर। इसके बाद में अगर देखा जाए कंपनी के जो प्रेडिक्टिव अंडरराइटिंग मॉडल्स हैं वो भी काफी शानदार तरीके से काम करते हैं और डेफिनेटली उसकी वजह से कंपनी को एज देखने के लिए मिल रहा है कॉम्पिटिटिव मार्केट में। इसके अलावा बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल यहाँ पे किस तरीके से असिस्टेंस लेता है कंपनी, बिकॉज कंपनी का ओवरऑल प्लेटफॉर्म भी डिजिटलाइज्ड है। ओवरऑल इनका जो मोटो है वो 360 डिजिटल इंश्योरेंस को प्रोवाइड कर रहा है। देन वी कैन से कंफर्टेबली कि कंपनी यहाँ पे टेक सेवी है, काफी ज्यादा यहाँ पे टेक में इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। एंड डेफिनेटली बिकॉज वी लिव इन अ मॉडर्न सिनेरियो, मॉडर्न वर्ल्ड, तो यहाँ पर किसी भी कंपनी अगर फोकस टेक के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट टेक में जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स के लिए जा रहे हैं, तो गो डिजिट इंश्योरेंस यहाँ पे डेफिनेटली एक एज लेके चलता है कंपेटिटिव मार्केट में। बट ये सारे सिनेरियोस को देखने के बाद भी हम लोग
ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी अनक्लियर है कि हम लोग जिस वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसको कंपैरिजन में रिवॉर्ड क्या रहने वाले हैं उसके बारे में कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। उसके अलावा जो चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है कि जो भी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है, उसमें ग्रो करना इतना आसान नहीं होता है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, इसलिए आपको जो रिस्क रिवॉर्ड है डेफिनेटली वो भी थोड़ा सा ब्लड होते हुए दिखता है। एंड बिकॉज ये कंपनी डिजिटल जनरल इंश्योरेंस पे काम करती हुई दिखती है तो वहाँ पर ये यूनिकली पोजीशनड है, तो ये तो प्रो भी हो जाता है कि कंपनी यूनिकली पोजीशनड है। बट ऑन द अदर साइड ये भी एक यहाँ पे फ्लॉ देखने के लिए मिलता है, वी आर गोइंग टू बेट ऑन अलोन वुल्व्स, तो हमें ये भी नहीं पता कि एक्जैक्टली उसका बिहेवियर किससे कंपेयर किया जाए, तो ये भी एक यहाँ पे पिटफॉल देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल हमें समझ में ये आता है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो कुछ क्लैरिटी के साथ नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्लैरिटी एक्जैक्टली क्यों नहीं आ रही है। रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो रेगुलेटरी इश्यूज है वो मे भी पॉपअप कर जाए इन द अपकमिंग फ्यूचर। इसके अलावा हमें देखने के लिए मिल सकता है जो रिस्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे डिजिटल इंश्योरेंस पे काम कर रही है और कोई भी यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमारे पास कंपनी दूसरी अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे डिस्ट्रप्शंस की तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे, बिकॉज कंपनी का जो नेचर है, जो मॉडल ऑफ वर्किंग है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट एज अ स्टार्टअप कंपनी काम करती हुई दिखती है। एंड स्टार्टअप इंडस्ट्रीज बाय नेचर वेरी डिस्ट्रप्टिव, तो उसका भी यहाँ पे आपको एक रिस्क रहता ही है। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पे होल्डिंग पीरियड की, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे लंबा देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज वट एवर क्वालिटी फैक्टर्स वी आर बेंचिंग ऑन डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म में ही हमें फैक्टर इन होते हुए दिखेंगे, शॉर्ट टर्म में नहीं फैक्टर होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी फाइनेंशियल डेटा हम लोगों ने कंसीडर किया है वो डेफिनेटली काफी प्रोमिसिंग नहीं है, बिकॉज 2023 से पहले तो कंपनी लॉस मेकिंग ही थी। देन हाउ वी कैन कंफर्टेबली से कि कंपनी यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है ऑन द बेस ऑफ फाइनेंशियल डेटा। तो आई होप आप लोगों को काफी समझ में आ रहा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्जैक्टली यहाँ पे ग्रे मार्केट पीएम किस तरीके से ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। जो प्राइस बैंड हमें देखने के लिए मिलता है वो देखने के लिए मिलता है 258 से लेके 272 का। तो 258 से 272 के बैंड में आपको जो जीएमपी देखने के लिए मिल रहा है वो देखने के लिए मिल रहा है 20% का। तो अभी मान के चल सकते हैं अराउंड 50 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे आपको प्रीमियम देखने के लिए मिल रहा है इन द करेंट सिनेरियो। अब जीएमपी भी देखिए कुछ खास तो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कंपनी पहले लॉस मेकिंग भी रही है एंड कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्वाइट रिस्की है, बिकॉज कंपनी वर्क करती है एज अ स्टार्टअप। तो अब ओवरऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इन द आईपीओ और नॉट आफ्टर नोइंग ऑल द डिटेल्स। देखिए कंपनी का काम करने का तरीका वो काफी यूनिक है, कंपनी डिस्ट्रप्टिव वे में काम करती हुई दिख रही है। कंपनी की मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटजी की बात की जाए देन डेफिनेटली वहां पर भी काफी प्रॉमिसिंग लगता है सब कुछ, बट जो चीज यहाँ पे हमें अखड़ती है वो ये अखड़ती है कंपनी का जो फाइनेंशियल डेटा है वो कुछ प्रॉमिसिंग नहीं दिखता है। रीजन बीइंग कंपनी एक मेजर टाइम तक तो लॉस मेकिंग ही रही है एंड रिसेंटली कंपनी ने मार्जिनल प्रॉफिट्स करते हुए देखिए, तो उस हिसाब से जो भी वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रही है वो हमें थोड़ी सी रिस्की देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा आपका जो भी डिसीजन रहता है आपको वो अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ही लेना है, इसके अलावा आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लेते हुए लेना है। तो आई होप आप लोगों को काफी क्लैरिटी के साथ समझ में आया होगा कि किस तरीके से कंपनी काम करती है, किस तरीके से डिटेल्स है आईपीओ के एंड वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट फॉर लिस्टिंग इट और टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए डेफिनेटली आप लोग डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। बट बी अवेयर, अब आपको फिजिकल प्रूडेंस शो करनी है, यू शुड अवॉइड रेकलेस ट्रेडिंग। इसके साथ ही साथ जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।